देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। और जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनका केवल एक ही कार्य था कि भारत को जितना हो सके लूट लो। बात समझ में आ रही है? जितना हो सके लूट लो, और सब लूटने का काम भी किए। देखा जाए भारत में बहुत ज़्यादा तो यूरोपीय कंपनियां नहीं आई थी, क्योंकि यूरोप में 52-53 देश हैं, लेकिन कुछ थी जो आई और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर काम किए। बात समझ में आ रही? शुरू करते हैं। आज का इतिहास है तुम्हारा, ये आधुनिक भारत का इतिहास है और यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई, पहले उनके नाम जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तुम्हारी पुर्तगाली, कौन सी कंपनी? पुर्तगाली। फिर उसके बाद तुम्हारी डच के बाद आपकी जो कंपनी आई जिसे हम कहते हैं इंग्लैंड, भी उसी को हम कहते हैं, और ब्रिटिश भी उसी को कहा जाता है। बात समझे? इसी को हम इंग्लैंड कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश, या इसी को हम ब्रिटेन। कोई दिक्कत? अब देखिए उसके बाद आपकी जो कंपनी आती है जिसे हम कहते हैं फ्रेंच। कौन सी? फ्रेंच। फ्रेंच को हम फ्रांस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्रांस। ठीक है, फ्रेंच को हम फ्रांस कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें इन कंपनियों की कि ये कंपनी भारत में कब आई थी, तो देखिए पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये 1498 ईस्वी में आ गई थी। कब आई थी? 1498 ईस्वी में। अगर हम बात करें डच की, तो डच तुम्हारे जो आए थे वो आए थे 1596 ईस्वी में, 96। कुछ किताबें 95 भी बताती हैं, ये याद रखना। बात समझिए? अब कुछ किताबें 96, तो आपको दोनों याद रखना है, 95 और 96। ठीक। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड जो तुम्हारा है ये 1600 ईस्वी। कब? 1600 ईस्वी। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस तुम्हारा 1664 ईस्वी। ये याद रहेगा। मतलब पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1498 ईस्वी में भारत आती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1596 ईस्वी में भारत आती है। इंग्लैंड ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आती है। और फ्रेंच या फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारी 1664 ईस्वी में भारत आती है। कोई दिक्कत? अब देखिए इनका सभी का एक ही उद्देश्य था, भारत में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से व्यापार करिए। व्यापार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? कपास, मसाले। बात समझो? उस समय हमारे देश में मसाले बहुत ज़्यादा होते थे। अच्छा, उसका रीज़न आपको बताते हैं। देखिए ये लोग इतना दिलचस्पी क्यों लिए, उसका भी रीज़न है। सबसे पहले तो आप देखिए, आज से नहीं कई सालों से भारत में यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए आते थे। आज से नहीं, बहुत समय से। उस समय 2 मार्ग होते। कितने मार्ग हुआ करते थे? 2 मार्ग। देखिए पहला मार्ग आपका इधर से इस साइड से था, ये जिसे हम कहते थे रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। दूसरा मार्ग आपका था फारस की खाड़ी से होता हुआ, ये कुस्तुनतुनिया से फारस की खाड़ी से होता हुआ। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर बीच में एक देश पड़ता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला, जिसे हम कहते हैं तुर्की। क्या कहते हैं? तुर्की। अब देखिए तुर्की या टर्की, इसी को हम तुर्की कहते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? टर्की कहा जाता है।
ये पूरा मुस्लिम देश है। कैसा है? मुस्लिम देश। तो आप लोग कक्षा 11, वैसे 11 में तो इतिहास लिए नहीं थे, अगर कक्षा 11 में इतिहास आप लोग पढ़े होते तो एक उसमें पाठ है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। बात समझ में आ रही है? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, और उस साम्राज्य को कहा जाता था ऑटोमन साम्राज्य। क्या कहा जाता था? ऑटोमन साम्राज्य। अब देखिए, बात है सन 1454 ईस्वी की। कब की बात है? 1454 ईस्वी की बात है। और 1454 ईस्वी के पहले जितने भी यूरोपीय लोग थे या यूरोपीय व्यापारी थे, वे सब के सब इन्हीं मार्गों द्वारा भारत में व्यापार करते आते थे। इधर से अपना सामान लाते थे, इधर से भारत से लेके जाते थे। लेकिन क्या हुआ, 1454 ईस्वी में ये जो तुर्की है ना, इसका पहले नाम था प्राचीन, इसका नाम कुस्तुनतुनिया। तुर्की का प्राचीन नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया। अब क्या हुआ कि ऑटोमन जो साम्राज्य था वो पूरा ये एरिया को कवर कर लिया। किसको कवर किया? देखिए, यूरोप को तो किया ही उसने, प्लस ये वाला जो हमारा एशिया था इसको भी कवर कर लिया, और अफ्रीका का ये वाला भाग इसको भी कवर कर लिया। ठीक है, तो अब ये पूरे एरिया में किसका कब्जा हो गया? ऑटोमन का। बिना ऑटोमन की इजाज़त से आप आ जा नहीं सकते। तो जिसके चलते जो ब्रिटेन क्या बोलते हैं, सॉरी, जो यूरोप के व्यापारी थे वो परेशान हो गए। ठीक है, जब वो परेशान हो गए तो उनके दिमाग में एक बात ये आई, क्योंकि भारत के मसाले में बहुत ज़्यादा ताकत थी, दम था। बात समझ में आ रही है? देखिए, हमारे यहाँ की जो जलवायु है ना, ये दक्षिण भारत की, वो यूरोप की जलवायु से अलग है। हमारे यहाँ दक्षिण भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। कैसी है? उष्णकटिबंधीय। और यूरोप की जलवायु कैसी है? शीतोष्णकटिबंधीय। अब ज़रा सोचो, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में कभी मसाले नहीं पैदा होंगे, ना तो लौंग पैदा होगी, ना तो इलायची पैदा होगी, ना तो दालचीनी की लकड़ी पैदा होगी। बात समझ में आ रही है? जितने भी मसाले हैं या मसालों के पेड़ हैं वो तुम्हारे कैसी जलवायु में पैदा होंगे? कैसी जलवायु में उगेंगे? उष्णकटिबंधीय। बात समझ में आ रही? तो हमारे दक्षिण भारत की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय है। और यूरोप की जलवायु क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय। तो जब यहाँ की जलवायु शीतोष्णकटिबंधीय और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय, तो यहाँ मसाले बहुत अच्छी क्वालिटी के। और सब्जी में बिना मसाले की सब्जी अच्छी लगती है क्या? नहीं अच्छी लगती। अंग्रेज़ों का बहुत भाग्य रहा इंडिया का मसाला। अब इन लोगों को, जैसे कि कोई व्यक्ति चाय पीने लगता है ना, तो अगर उसे दिन में 2 बार 3 बार चाय न दी जाए तो उसका जैसे एक फेस उड़ा रहे। और कभी कभी जब वो अचानक कोई कहते चाय, तो तुरंत अपनी अवस्था में आ जाता है। क्यों आ जाता है? जैसे कि मान लो, जैसे बिजली का तार होता है ना, एक फेस जब उड़ जाता है और कभी अगर धोखे से जुड़ जाए तो बिल्कुल तेज़ लाइट जलने लगा, और फिर वो हट गया तो फिर न्यूट्रल हो गया। समझे? तो वैसे ही यहाँ के जो ब्रिटेन वाले थे, जैसे जैसे उनका मसाला ख़त्म हो रहा था जो स्टॉक में रखा हुआ था, वैसे वैसे न्यूट्रल हो रहे। इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे ये लोग डर तो रहे थे ऑटोमन से, तो इनके दिमाग में बात आई कि एक काम करते हैं, कोई ऐसा मार्ग खोजते हैं जिससे इधर वालों से हम बच जाएं। ठीक है, लूटने से, सब चीज़ से, क्योंकि ये लोग जान और माल दोनों में हमला करते थे। इराक तुम्हारा लूट लेता था और ऑटोमन का कब्जा ही था उधर। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अगर देखा जाए तो 2 देशों ने जताई। पहला जो देश है जिसे हम कहते हैं पुर्तगाल, कौन सा है? पुर्तगाल। और दूसरा देश आपका स्पेन, कौन सा? स्पेन। अब देखिए, जो ये पुर्तगाल है, स्पेन है, ये दोनों कौन से महाद्वीप के देश हैं? तो यूरोप के। कौन से महाद्वीप के? यूरोप के। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, तो सबसे पहले किसने दिलचस्पी दिखाई? स्पेन ने। अब स्पेन जानते हो क्या किया? स्पेन ने
अपने जितने भी स्पेन में लोग थे, स्पेन के जो राजा थे या रानियाँ थी, उनका मेन उद्देश्य दो था। देखिए, उनका मेन दो उद्देश्य कौन था? पहला उद्देश्य ये था कि जो व्यक्ति स्पेन का नागरिक है तो वो हमारे धर्म का प्रचार करेगा। किसका? धर्म का। अगर वो व्यक्ति हमारे धर्म का प्रचार करेगा तो हम उसे क्या देंगे? पैसा देंगे। क्या देंगे? पैसा देंगे। तो अब बताओ, पैसा का लालच किसको नहीं होता? पैसा का लालच कहीं ना कहीं सबको होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो जब पैसा का लालच सबको होता है, वो तुम ये में आ जाओ, हर्षित आ जाओ इधर। जब पैसा का लालच सबको होता है तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, सुनिए, ये बात पूरे देश में फैल गई। सुन लीजिए, ये बात कहाँ फैल गई? पूरे देश में फैल गई कि जो स्पेन है हमारा, वो कह रहा है कि अगर तुम हमारे धर्म का प्रचार करोगे, ध्वज का प्रचार करोगे, तो हम तुम्हें बदले में क्या देंगे? पैसा देंगे। राजा ये बात कह रहा है। तो अब एक नाविक था स्पेन का, जिसे हम कहते हैं कोलंबस। क्या कहते हैं? कोलंबस। तो कोलंबस के दिमाग में बात ये आई, यार राजा ऐसा सबको बार बार मिले, एक बार नहीं हर बार मिले, और ये तुरंत पहुंच गया। जब ये तुरंत पहुंचा तो इसने कहा, मैं करूंगा अपने ईसाई धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में, मैं आपका ध्वज पूरी दुनिया में लहराऊंगा, आप मुझे इस काबिल समझे महाराज। अब भैया उन्होंने कहा ठीक है, आप करिए, ले जाइए धन दौलत। कोलंबस लिया पैसा रुपए, और तभी क्या हुआ कि स्पेन का जो राजा था उसने इससे कहा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ जगह तो बताओगे हमें। तो इसने कहा मैं भारत जा रहा हूँ। कहाँ पर जा रहा हूँ? भारत। जितने टाइम उसने कहा मैं भारत जा रहा हूँ, तो उसने कहा ठीक है भाई जाओ भारत, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब देखिए उस समय क्या था, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि थी, नहीं थी कि तुरंत हम पता लगा लें कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या नहीं। ना तो इंटरनेट था, ना तो कोई अच्छे कैमरा थे, कुछ नहीं था। ठीक है। अब क्या हुआ, कोलंबस, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्पेन है। अब कोलंबस स्पेन से तो चल दिया, जैसे चला तो कोलंबस को आना कहाँ चाहिए? ऐसे आना चाहिए, ऐसे यहाँ आना चाहिए, लेकिन कोलंबस रास्ता गया भूल। अब कोलंबस कहाँ पहुँचा? ये वाला एरिया, ये वाला दिख रहा है, ये ठीक। तो तुम्हारा कोलंबस कहाँ आ गया? इस एरिया में आ गया। और ये उस समय पूरा क्या कहलाता था? ये पूरा अमेरिका कहलाता था। क्या कहलाता था? अमेरिका। ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो ये तो बाद में बांटा गया है। बात समझ में रही? पहले पूरा क्या था? ये पहले पूरा केवल अमेरिका था। ऊपर जो अमेरिका है यहाँ पर गोरे लोग रहते थे, और जो नीचे अमेरिका है यहाँ पर काले लोग रहते थे। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि ये जो दक्षिणी अमेरिका है ना, यहाँ से दो रेखाएं गुजरती हैं। एक तो तुम्हारी भूमध्य रेखा गुजरती है, कौन सी? भूमध्य रेखा। और दूसरी जो तुम्हारी रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, कौन सी? मकर रेखा। लेकिन उत्तर अमेरिका से केवल एक ही रेखा गुजरती है, और ये तुम्हारी है कर्क रेखा। लेकिन कर्क रेखा केवल देखिए ना मैक्सिको को टच करती इधर, ठीक है। बाकी तो शेष ऊपर है ना। तो जब ऊपर है तो ऊपर की जलवायु अलग होगी कि नहीं होगी? नीचे की जलवायु क्या है? गर्म है। ऊपर की जलवायु ठंडी। तो ठंडी जलवायु में जो व्यक्ति रहता है ना, उसका कलर गोरा होता है। और जो गर्म जलवायु में जो व्यक्ति रहेगा उष्ण में, उसका कलर क्या रहेगा? काला रहेगा। जैसे कि सर्दियों के मौसम में आपके चेहरे में झुर्रियाँ नहीं पड़ती, कि पड़ती हैं, लेकिन गर्मी में देख लीजिए, गर्मी में आप 10 घंटा धूप में रहिए, अब फिर अपना आईना में चेहरा देखिए, आपके तुरंत फर्क पड़ जाएगा कि यार कहीं ना कहीं देखा जाए चेहरे में झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। बात समझ में? आलू का छिलका
जब आलू पक जाता है तो उसका जब छिलका निकालोगे तो उसका कलर अलग रहता कि नहीं, और जब तक नहीं पकता उसका कलर कैसा है, अलग रहता है। इतनी बात समझ। तो बंदा कहाँ पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, और ये एरिया जानते हो क्या कहलाता है, वेस्ट इंडीज। क्या कहलाता है, वेस्ट इंडीज। जब वो इस एरिया में आया और ये एरिया क्या कहलाया, वेस्ट इंडीज। यहाँ पर कोलंबस आता है और जैसे उसको बताया जाता है कि भारत की विशेषता के विषय में, कोलंबस को भारत की विशेषता कई बताई गई थी। पहली विशेषता ये बताई गई थी कि भारत के लोग बहुत मिलनसार होते हैं। बात समझ में आ रही है, भारत के लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं। दूसरी विशेषता कोलंबस को ये बताई गई थी कि भारत के लोग काले होते हैं। कैसे, काले। तीसरी विशेषता ये बताई गई थी कि वो लोग मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। जितनी टाइम कोलंबस यहाँ पहुँचा तो अब क्या हुआ, जो ये एरिया वेस्ट इंडीज का था ना, यहाँ के लोग काले थे, मिलनसार थे, सब चीज़ किया। ये समझ लो उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी की गई थी कोलंबस की। और पूरी दुनिया में ये हो गया कि कोलंबस ने भारत की खोज कर ली। जितने टाइम खुशी का माहौल था, कोलंबस जब जाने की बारी आई ना, तो यहाँ अब भाई कोलंबस को कुछ सबूत भी तो देना है कि मैं वहाँ गया था। पता लगा तुम थोड़ी दूर गए हैं आगे, पता लगा कहीं पर बैठ के आराम से गप्पे सप्पे लड़ा रहे हो, कहे हम खोज कर लिया, तो कुछ सबूत चाहिए कि नहीं चाहिए। अब कोलंबस ने क्या किया, जब जो लोग कोलंबस को छोड़ने के लिए जा रहे थे उसके जहाज़ तक, कहाँ तक, उसकी जहाज़ तक जा रहे थे, कोलंबस ने क्या किया कि उन लोगों को, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनका बांध के डाल लो। अब भैया डाल लिए, वो चिल्लाएँ, वो कहें यार ऐसा मेहमान कतो ना आवे, ये मेहमान तो हमें इनका निपाटे दे रहा। अब कोलंबस जितने टाइम लेके गया कहाँ, स्पेन, तो वहाँ का जो राजा था देखा, अरे बाप रे, कहे किसे लेकर आए हो, कहें भारतीय हैं, देख लो, वो बिल्कुल करियर हैं। कह रहे गधा, कहीं भारतीय नहीं हैं, कह जहाँ से इनका लेके आया वहाँ छोड़ के आओ चल। कोलंबस को अच्छी तरह पता था कि अगर दोबारा यहाँ गए तो इनके जो परिवार वाले हैं वो वेट कर रहे हैं तट के किनारे, कि जैसे वो आएगा वैसे उसे निपाटा जाएगा। कोलंबस जानते हो अटलांटिक महासागर के बीच में उन्हें डाल दिया, ऐसे अपने सैनिकों का आदेश दिया कि फेंक दो, बीच में फेंका दिया। और फेंकाने के बाद अब उनको कौन खाया होगा, मछलियाँ खाई होंगी, है ना, जो समुद्री जीव जंतु बेचारे को खा गए। बताओ कितना निर्दयी था कोलंबस, था कि नहीं था। और कोलंबस बार बार यही कहता था कि भारत कहाँ है, वेस्ट में है। कहाँ है, वेस्ट है। तो इसी तभी तो इसे कहा जाता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कई देशों का समूह है दरअसल, उसमें एक देश नहीं है, कई देश हैं। जैसे तुम्हारा हैती है, बहामास है, क्यूबा है, जमैका है। बात समझे, कई देशों का समूह है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट टीम है ना, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, उस क्रिकेट टीम में कई देश मिल के खेल खेलते हैं, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। पता लगा एक खिलाड़ी हैती का है, तो पता लगा दूसरा खिलाड़ी जमैका का है, पता लगा तीसरा बहामास का है, और पता लगा क्या बोलते हैं क्यूबा का है। ये चीज़ है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए ये तो बात हो गई स्पेन की, किसकी, स्पेन। और हम बात जान गए किसको, कोलंबस को, कि जो स्पेन का क्या था, नाविक था। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक बढ़िया समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब देखिए अब चलते हैं पुर्तगाल की तरफ। किसको, पुर्तगाल। देखिए कोलंबस तो फेल हो गया भारत को खोजने में, है ना। भारत आने का जो मार्ग खोजने का कार्य दिया गया था कोलंबस को, तो कोलंबस क्या हो गया, बुरी तरह फेल हो गया, इसमें तो कोई दुरा नहीं। अब क्या हुआ, अब ये रिक्स कौन उठाएगा, वास्को डी गामा। देखिए मैं रिक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम अब भारत से अमेरिका पहुँच सकते हैं, कोई रिक्स नहीं है ज़्यादा। लेकिन उस समय रिक्स बहुत ज़्यादा था, क्योंकि देखिए उस समय हमारे पास ना तो आधुनिक जहाज़ें थी, बात समझ में आई। जितना आज पावरफुल तुम्हारे जलयान हैं तब उतना कहाँ ज़्यादा थे,
पतंग जैसे थी, एक बार सुनामी कोई आ जाए, कोई समुद्री हवाएं चल लहरा आ जाए तो पूरा जहाज उधर डुबा देती थी। अब तुम ये समझ लीजिए, कोई कोलंबस ही वास्को डी गामा नहीं, इनके पहले भी कई आए गए होंगे, लेकिन कुछ फेल हो गए और कुछ पास हो गए। बात समझे? अब क्या हुआ, जब कोलंबस चला ना, सुनिए, जब वहाँ वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा बिल्कुल तट को पकड़ा ऐसे ऐसे, और ये अफ्रीका है ना, ये दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पर एक जगह है जिसे हम कहते हैं केप होप गुड होप, क्या बोलते हैं, हाँ, केप हॉर्न गुड होप, सॉरी, क्या नाम है इस जगह का? केप हॉर्न गुड होप। बस समझ, इस जगह क्या नाम है? केप हॉर्न गुड होप। कोई दिक्कत? तो केप हॉर्न गुड होप से वो सीधा कहाँ गया? ये ऐसे इंडिया। कोई दिक्कत? तो जब इंडिया आया तो इंडिया में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आया था? कालीकट में आया था कि नहीं आया था? कालीकट में आया। अब कालीकट का जो राजा था केरल का, जैमोरिन है, उसने बहुत भव्य स्वागत किया था उसका, और बाद में उसका क्या परिणाम निकला आप देख ही रहे, आपको उस दिन बताया ही गया था कि नहीं बताया गया था? ठीक है, तो वास्को डी गामा भारत आने का मार्ग खोज लिया, खोजा कि नहीं खोजा? और कब खोजा? तो 1498 ईस्वी में। कब खोजा? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत आने का क्या खोजा? मार्ग खोजा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, जब उसने भारत आने का मार्ग खोजा, बताया जाता है इतिहास में कि वास्को डी गामा भारत में 2 बार आया था। कितनी बार आया था? 2 बार आया था। पहली बार वो 1498 ईस्वी में आता है, और दूसरी बार वो 1502 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है। अब मुझे इसमें बताइए कि 1502 ईस्वी में दिल्ली में किसका शासन था? बताओ। 1502 ईस्वी में भारत की राजधानी वर्तमान दिल्ली, इसमें किसका शासन था? किस बादशाह का शासक था? हाँ, लोधी वंश का शासक था, जिसे क्या कहते हैं? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है। हाँ, क्या मुगल वंश था? नहीं था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोधी वंश के समय में भारत आया था। कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, ये याद रखना। वास्को डी गामा किसके समय भारत आया? लोधी वंश। अब देखिए, इसके विपरीत जो तुम्हारे डच थे, कौन? डच। जो तुम्हारा ब्रिटेन था, ठीक है, तुम्हारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अगर बात करें इन तीनों की, तो ये किसके समय आए थे? तो ये मुगलों के समय में आए थे। किसके समय में? मुगलों के। कोई दिक्कत इसमें? क्या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों के समय में भारत आई थी? नहीं आई थी। डच, ब्रिटेन और फ्रेंच, ये तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी किसके समय भारत आई थी? किसके समय भारत आई थी? मुगलों के। किसके? मुगलों के। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में बढ़िया आ रहा? ठीक है। अब देखिए, चलते हैं आगे। तो पहले दोहरा लेते हैं जितनी बातें अभी बताएं। ठीक, तो बताइए, अंग्रेज़ों को किसने भारत आने से रोका था? हाँ, अंग्रेज़ों को किसने भारत आने से रोका था? ऑटोमन साम्राज्य ने। ऑटोमन साम्राज्य का कितने महाद्वीपों में राज्य था? 3। कौन कौन से महाद्वीप थे? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। अच्छा, ऑटोमन साम्राज्य ने कब इनका मार्ग बंद किया था? तो 1454 ईस्वी में। कब? 1454। बताइए, कुस्तुनतुनिया किस देश का प्राचीन नाम? तुर्की। कुस्तुनतुनिया किस देश का प्राचीन नाम है? तुर्की। कोई दिक्कत? बताइए, कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का। कहाँ का? स्पेन। कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल। किस कहाँ का? पुर्तगाल। अब बताइए, पुर्तगाल और स्पेन दोनों कौन से महाद्वीप के देश हैं? कौन से महाद्वीप के देश हैं? यूरोप के। पुर्तगाल और स्पेन किस महाद्वीप के देश हैं? यूरोप के।
कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, भारत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी आई थी? बताइए, भारत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी? पुर्तगाल। दूसरी कौन सी आई थी? डच। तीसरी है ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या हुआ? और चौथी फ्रेंच। तो ये 4 कंपनियां आई थी। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक, अब वास्को डी गामा तुम्हारा सबसे पहले कहाँ पहुँचा? कालीकट, केरल में। इतनी बातें सब चीज़ हो गई। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें इनके गवर्नर की, किसकी? गवर्नर की, तो देखिए पुर्तगाल जो है ना, कौन सा? पुर्तगाल। देखो वास्को डी गामा तुम्हारा 1502 ईस्वी में आ जाता है। 1502 ईस्वी में पुर्तगाल आता है। तो जब 1502 ईस्वी में पुर्तगाल आता है तो उसके बाद क्या होता है कि कहाँ गए? कट गया क्या? सुनिए, 1505 ईस्वी में, कब? 1505 ईस्वी में एक अल्मीडा, कौन? हाँ, 1505 ईस्वी में अगर हम बात करें, 1505 ईस्वी में अल्मीडा आता है। ठीक है, तो जब अल्मीडा आता है, ये याद रखना, ठीक है, इतना अल्मीडा आता है और ये 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में रुकता है। कब तक रुकता है? 1509 ईस्वी तक। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? अल्मीडा। कौन आया था? अल्मीडा। कहीं कहीं अल्मोड़ा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, बस में, लेकिन ये याद रखना अल्मीडा। और ये कब आता है भारत? 1505 में। और कब तक रुकता है? 1509 ईस्वी तक रुकता है। अब देखिए इसके बाद 1509 में दूसरा आता है। 1509 में दूसरा आता है जिसे हम क्या कहते हैं? अल्बुकर्क। क्या कहते हैं? अल्बुकर्क। गलत लिख दिए। ठीक है, अल्बुकर्क। अब जब ये भारत आता है ना अल्बुकर्क, तो अब देखिए क्या होता है 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में। सुनिए, 1510 ईस्वी में यहाँ कर्नाटक में एक राज्य था जिसे हम कहते हैं बीजापुर। कर्नाटक में कौन सा राज्य था? बीजापुर। ठीक है, तो जो कर्नाटक में राज्य था बीजापुर, तो इस बीजापुर पे जानते हो क्या करते? बीजापुर का एक राजा था जिसका नाम था आदिल शाह। बीजापुर का राजा कौन था? आदिल शाह। ठीक है, तो बीजापुर के शासक आदिल शाह का कब्जा कहाँ था? तो गोवा में था। कहाँ था? गोवा में। तो अब ये जो अल्बुकर्क था ना, ये 1510 ईस्वी में किससे युद्ध करता है? तो आदिल शाह से युद्ध करता है। किससे करता है? आदिल शाह से। और आदिल शाह से क्या जीतता है? तो गोवा को जीतता है। क्या जीतता है? गोवा को। और सुनिए, सबसे पहले पुर्तगाली जो ये गवर्नर था अल्बुकर्क, इसने अपनी राजधानी जानते हो किससे बना था? कोचीन को। किससे अपनी राजधानी बनाता है? कोचीन को। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन सा आया? अल्मीडा। दूसरा कौन सा आया? अल्बुकर्क। इतना तो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? कोई दिक्कत? कोचीन को अपनी राजधानी कौन बनाया? अल्बुकर्क। बीजापुर के साथ